गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज मैं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए क्लास ले रही हूँ। इस क्लास में मैं आप लोगों को इंटेलिजेंस के बारे में बताऊँगी। ये अभी नया बैच आया है। अभी आप लोग 11 क्लास से प्रमोट होकर 12वीं क्लास में गए हैं और मैं आप लोगों को 12 के सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। अभी आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि क्या चीज़ है। इस इंटेलिजेंस में आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ये इंटेलिजेंस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगी, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंस के थ्योरीज होंगे, इंटेलिजेंस के सिद्धांत, बुद्धि पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रजाति का क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में विकसित कुछ बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से परीक्षण है जिसको हम लोग अपना करके बुद्धि के बारे में जानते हैं, और किस किस तरह के का प्रभाव इस पर पड़ता है। अब बुद्धि पे आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों को भी हम देखेंगे। और इसी के अंतर्गत आता है क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी क्या होता है और इस क्रिएटिविटी का क्या प्रभाव होता है। और इसके बाद हम देखेंगे एप्टीट्यूड, और फिर प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षा, उनकी विशेषता, उनका देखरेख, और मंदबुद्धि बालकों की भी विशेषता और उनकी शिक्षा के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये बुद्धि का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, ऐसे तो हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान अच्छे ढंग से कर लेते हैं या जल्दी कर लेते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में लोग उसको कहते हैं कि ये अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति है या तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है। लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में या साइंटिफिक भाषा में इसे हम इस तरह से इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी दो व्यक्तिगत में समानताएं नहीं पाई जाती है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़कर कोई भी एक जैसा दिखने वाले व्यक्ति में बिल्कुल समानता नहीं पाई जाती है। समरूपी जो एक जैसे होते हैं जुड़वे बच्चे, तो उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक गुणों से विभिन्नता तो पाई जाती है। इस विभिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पुरुष हैं, वंशानुकरण एवं पर्यावरण मुख्य हैं, जिसमें मुख्य हैं वंशानुगत, हेरिडिटी, और इन्वायरमेंटल। अब देखिए, हम इसमें देख रहे हैं कि मानव गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में खासकर व्यक्ति में शारीरिक गुण एवं बनावट, और दूसरा होता है बुद्धि का विकास, तीसरा होता है अभिक्षमता, और चौथा होता है इंटरेस्ट, अभिरुचि, और पांचवा होता है पर्सनालिटी, छठा होता है वैल्यू। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मिला करके हम मानव गुण का एक व्यक्तिगत रूप से वर्णन करते हैं। अब हम इसमें एक एक करके इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के शारीरिक गुण एवं उनकी बनावट के बारे में हम इसमें देख रहे हैं कि किस किस तरह से विभिन्नता होती है। व्यक्तियों के शारीरिक गुण एवं बनावट में काफ़ी विभिन्नता देखी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा या नाटा होता है, कोई गोरा या काला, मोटा या पतला होता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट काफ़ी आकर्षक होती है तो कोई कुरूप होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसकी कई कारण तो होते ही हैं, जिसका चर्चा यहाँ बहुत उचित नहीं है। खैर, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट होता है, शारीरिक गुण होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती हैं। तो इसके अनुसार भी इनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अब हम बुद्धि के बारे में देखते हैं। व्यक्तियों की बुद्धि में भी काफ़ी विभिन्नता होती है। जैसे कोई व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई प्रखर बुद्धि का होता है। इसके भी कई कारण होते हैं। इन सभी कारणों की चर्चा हम अगले क्लास में करें, मतलब अगले समय में करेंगे। इस चैप्टर के बाद करेंगे हम लोग।
और फिर उसमें एप्टीट्यूड होता है। व्यक्तियों की अभिक्षमता को भी विभिन्नता पाई जाती है। इसके कारण एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इस पर भी कई कारण निर्भर करते हैं। उनकी कुछ अभिरुचि होती है, कुछ व्यक्तिगत पर्सनालिटीज़ होती है, कुछ उनके वैल्यूज होते हैं जिनके कारण इनकी विभिन्नताएं होती हैं। अब देखिए मेन हम आते हैं ये देखते हैं कि बुद्धि क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे कि बुद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो बुद्धि क्या है, इसको सबसे पहले हम फोकस करेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं, बुद्धि किसको कहा जाता है, बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो देखिए ये तो अन्य मानसिक प्रक्रियाएं जैसे संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, संवेद, भाव, चिंतन इत्यादि को परिभाषित करना तो आसान होता है और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इनकी परिभाषाएं भी दी गई है, परंतु बुद्धि की उपयुक्त परिभाषा कोई न दे सका अभी तक। मतलब ये उपयुक्त परिभाषा किसी ने नहीं दिया है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस संबंध में अपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और उनकी परिभाषाएं भी दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से एडवर्ड महोदय, स्टर्न हैं, मन है, टर्मेन महोदय हैं, वेल्स हैं, स्पीयरमैन हैं, थर्स्टन हैं। ये सभी मुख्य रूप से बुद्धि की परिभाषा दिए हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके इनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। हमारे एडवर्ड महोदय बहुत अच्छे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा, बुद्धि की परिभाषा देने का प्रयास किया है। इनके अनुसार अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता को हम बुद्धि की संज्ञा देते हैं। अभियोजन करने में मतलब एडजस्टमेंट करने में उसकी परिवर्तनशीलता को, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एडजस्टमेंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि की संज्ञा देते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। ये एडवर्ड महोदय का वक्तव्य है। उनके अनुसार ये बुद्धि की परिभाषा दी गई है। अब देखते हैं स्टर्न महोदय ने क्या कहा है। स्टर्न महोदय के अनुसार नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। स्टर्न महोदय के अनुसार इन्होंने कहा है कि किसी भी नई परिस्थिति में जब व्यक्ति अच्छे ढंग से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है या सफलतापूर्वक उसमें अभियोजन कर लेता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ये अच्छे बुद्धि का मालिक है या इसकी बुद्धि क्षमता बहुत अच्छी है। ठीक है। इसी तरह से एक मन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा है, परिवर्तनशील अभियोजन करने की क्षमता को ही बुद्धि कहा है। क्या कहा है? परिवर्तनशील अभियोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। अब दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक टर्मेन के अनुसार मूर्त चिंतन करने की क्षमता ही बुद्धि है ना। अब देखिए, अब इन लोगों में भी कुछ विभिन्नताएं पाई गई हैं, कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे वेल्स, स्पीयरमैन, थर्स्टन, इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है जो काफ़ी चर्चित रही है। वेल्स के अनुसार व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, उपयुक्त चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने की सार्वभौम क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं, है ना। ये क्या कह रहे हैं? व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने की विशेष क्षमता को ही ये बुद्धि कहते हैं, है ना। अब देखिए स्पीयरमैन ने क्या कहा है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 तत्वों में बांटा है। इन्होंने सबसे अलग अपनी परिभाषा दी है और कहा है कि स्पीयरमैन अपने इस बुद्धि के परिभाषा को 2 तत्व में बांटा, मैंने 2 भाग में बांट दिया है। एक है सामान्य बुद्धि और दूसरा है विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि मतलब जनरल फैक्टर, और ये विशिष्ट तत्व का मतलब स्पेशल फैक्टर। इसी को स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत की संज्ञा दी है। हम लोग आगे चल करके स्पीयरमैन के 2 फैक्टर्स थ्योरी को भी पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने दोनों फैक्टर्स के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया है। अब देखिए, एक सारांश के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि को 2 भागों में बांट करके कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 तरह की बुद्धि होती है। एक सामान्य तत्व होता है और दूसरा विशिष्ट तत्व होता है ना। और इन्हीं दोनों विशिष्ट तत्व के समावेश को, दोनों के अभियोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं।
इसके बाद थर्स्टन महोदय के अनुसार बुद्धि में इन्होंने 6 भाग में बांटा है। स्पीयरमैन ने 2 भागों में बांट करके किया है, लेकिन ये थर्स्टन महोदय ने इसे 6 तत्वों का समावेश किया है अपने बुद्धि में। पहला तत्व है स्थान संबंधी योग्यता, दूसरा है सांख्यिकी योग्यता, तीसरा है स्मृति योग्यता, चौथा है वाचिक योग्यता, पांचवा है वाक्पटुता और छठा है विचार करने की योग्यता, है ना। तो इन्होंने थर्स्टन महोदय ने अपने 6 तत्वों का समावेश अपने बुद्धि की परिभाषा में किया है। इस तरह स्पष्ट है कि बुद्धि की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न ढंग से दी है। फिर भी अधिकांश परिभाषाओं में अभियोजन करने की क्षमता पर ही अधिक जोर दिया गया है। बुद्धि के ठीक ठाक स्वरूप तथा उसके पाए जाने वाले तत्वों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने मतभेद होने के कारण हिलगार्ड ने कहा, बुद्धि वही है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। इन सभी परिभाषाओं में क्या था, थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, तो हिलगार्ड ने अपनी एक परिभाषा दी जिसमें कहा कि बुद्धि वही है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है ना। तो इनके परिभाषा को भी देखा गया। जिस प्रकार विद्युत को आज तक कोई परिभाषित नहीं कर पाया, इलेक्ट्रिक को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसकी उपयोगिता पर ही प्रकाश डाला गया है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि का भी सही परिभाषा नहीं दिया जा सकता है और उसके उपयोगिता को की ही माप की जाती है। किसी भी व्यक्ति में उसकी उपयोगिता की ही माप की जाती है और उसी के अनुसार ही उसका देखा जाता है कि ये व्यक्ति या ये बच्चा बुद्धिमान है या मंद बुद्धि है या इसकी जानकारी कैसी है, उसी पर ध्यान देते हुए उसके अनुसार उपयुक्त कार्य किया जाता है। तो बच्चों, ये था आज बुद्धि की परिभाषा, है ना, कि बुद्धि की परिभाषा क्या है और इसे किस किस मनोवैज्ञानिकों ने कैसे कैसे किया है। अगले क्लास में मैं आपको और भी बुद्धि के बारे में दूसरे टॉपिक्स को बताऊंगी। तब तक आज के लिए इतना ही।